मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए हमें एडल्ट होना ज़रूरी है। अब आप कहेंगे भाई हम तो एडल्ट हैं, 18 वर्ष के हो चुके हैं, वोट भी देते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी बन गया है, कई सारे दूसरे अधिकार हमें मिल गए हैं जो कि समाज में एक वयस्क को, एक एडल्ट को मिलते हैं। तो फिर यहाँ क्या एडल्ट बनने की बात हो रही है? हम कोई झूठ तो बोल नहीं रहे, 18 वर्ष के तो हैं, एडल्ट तो हैं। नहीं, एडल्ट होने का साइकोलॉजिकल मीनिंग कुछ और होता है। मनोचिकित्सक ऐसा पाते हैं कि बहुत से लोग अपनी मानसिक बीमारियों या मानसिक कलेशों से बाहर नहीं आ पाते क्योंकि वो सही तरह से एडल्ट नहीं हो पाए हैं। अब यहाँ पर एडल्ट होने के दो अलग अलग मनोवैज्ञानिक अर्थ होते हैं। पहले आपको बताऊंगा पहले मतलब के बारे में, जो कि वयस्क होने का आमतौर पर समझा जाता है मनोविज्ञान में। मनोचिकित्सक करीब 100-150 सालों से ऐसा मानते आए हैं कि हमारे बचपन में हमारे अंदर कुछ ऐसा विकास होता है जो अगर सही तरह से ना हो पाए तो एक तरह का फिक्सेशन हमारी पर्सनैलिटी में आ जाता है। मतलब हमारी डिजायर्स, हमारी सोच, हमारी ज़रूरतें फिक्सेटेड हो जाती हैं बचपन के किसी डेवलपमेंटल स्टेज पे। इस वजह से हमारी सोच और हमारी पर्सनैलिटी में एक बचपना रह जाता है, एक ऐसा बचपना जो कि अगर दूर ना किया जाए, जिसके लिए अगर प्रयास ना लिए जाएं, तो बड़ी उम्र में भी एक इंसान में कुछ बचकानी आदतें और कुछ बचकानी सोच मौजूद रह जाती है, जिसकी वजह से वो अक्सर अपने जीवन के अलग अलग पड़ावों पर संघर्ष करता है। जैसे इसका एक बहुत सीधा सा उदाहरण लें। एक बच्चा है जो कि बचपन में थोड़ा कमज़ोर है, वो बीमार अक्सर होता है, तो ऐसे में उसके माँ बाप हमेशा उसके लिए अवेलेबल रहते हैं, वो उसकी ज़रूरतें पूरी करते हैं। ऐसे में बच्चा अक्सर अपनी छोटी बड़ी ज़रूरतों के लिए अपने माँ बाप पर निर्भर हो जाता है, डिपेंडेंट हो जाता है। अब जब यही बच्चा बड़ा होने लगता है, वो 14, 15, 18, 20 का हो जाता है, उम्र तो उसकी बढ़ जाती है, पर वो ऐसा पाता है कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनली मैच्योर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अब उसे अपनी इमोशंस को हैंडल करने के लिए भी किसी दूसरे व्यक्ति की ज़रूरत होती है। वो अपने घर के सदस्यों की मदद से अपनी समस्याएं सुलझाने की कोशिशें करता है, वो अपनी खुद की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी निर्भरता बचपन में ही बन गई थी। इसलिए अब उसे ऐसा लगता है कि उसकी इमोशंस को भी हैंडल करने के लिए अब दूसरे जब उसे समझाएंगे, सिखाएंगे, या जब दूसरे उसे सहारा देंगे, तो ही वो अपने को संभाल पाएगा या संभाल पाएगी। बचपन में छोटी बड़ी ज़रूरतों के लिए तो माँ बाप उपस्थित होते हैं, पर जब यह व्यक्ति बड़ा होने लगता है तो इसको दोस्त, अपना जीवन साथी, अपने बच्चे, अपने मित्र, उन पर भी निर्भरता महसूस होती है। तो इस तरह का व्यक्ति काफ़ी डिपेंडेंट हो जाता है। मतलब ये कोई ना कोई ऐसा जरिया ढूंढता है, ऐसा व्यक्ति ढूंढता है जिस पर वो अपनी इमोशनल और अपनी फिजिकल या साइकोलॉजिकल नीड्स के लिए डिपेंड कर पाए। अब ये व्यक्ति चाहे 40 साल का हो जाए या 60 साल का हो जाए, ये हमेशा निर्भरता का कोई ना कोई सोर्स, कोई ना कोई जरिया ढूंढ लेगा। ये डॉक्टरों पर भी निर्भर हो सकता है, जैसे कई लोगों में हेल्थ एंजाइटी होती है। बचपन में माँ बाप छोटी बड़ी बीमारी के मामले में बच्चे का हमेशा इलाज करने लग जाते थे। कभी माँ बाप ने उस बच्चे को इतना कॉन्फिडेंट या इतना इंडिपेंडेंट नहीं बनाया कि वो अपनी कुछ बीमारियों को खुद ही हैंडल करे या छोटे मोटे इलाज से ही हैंडल करे। कोई माता या पिता हमेशा बहुत सेंसिटिव था और बच्चे के अंदर थोड़े से लक्षण आने पर भी उसे डॉक्टर के पास ले जाता था। अब यही बच्चा जब बड़ा होता है तो या तो उसके साथ माँ बाप होंगे या नहीं होंगे, पर वो हमेशा डॉक्टरों में वो जरिया ढूंढेगा, वो कोई ऐसा डॉक्टर ढूंढेगा जिससे वो बात करे और वो हमेशा उसको दिलासा दिला पाए। तो जब वो बड़ी उम्र में हेल्थ एंजाइटी या कोई सोमैटिक सिम्टम से डील कर रहा होता है, तो अक्सर उसका कारण ये होता है कि बचपन में उसके माँ बाप उसकी वो ज़रूरत पूरी करते थे। अब वो वयस्क होकर, मतलब 18 वर्ष के बाद भी अपनी ज़रूरतें दूसरों से पूरी करवाता है। तो डॉक्टर जो है वो उसका नया माता या पिता बन जाता है। डॉक्टर ना हो तो भगवान उसका माता या पिता बन जाता है, क्योंकि कई लोग जो होते हैं मानसिक पीड़ा की वजह से भगवान पर निर्भर कर जाते हैं, खुद अपने सॉल्यूशंस नहीं ढूंढते, खुद अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के प्रयास नहीं लेते, माइंड को पूरी तरह से पॉजिटिव नहीं बनाते, तो धर्म में एक निर्भरता ढूंढ लेते हैं, भगवान को सहारा बनाते हैं। वैसे तो रिलीजियस बिलीफ्स के कई अलग पर्पस होते हैं, पर फिर भी कई लोग जो मेंटली बहुत ही वीक महसूस करते हैं, वो भगवान पर भी वैसे ही निर्भरता ढूंढते हैं जैसे कि अपने माँ बाप पर ढूंढते थे। तो ऐसे हम पाते हैं कि बड़े हो जाने के बाद भी कई लोग रिश्तों में या अपने कुछ डे टू डे अपनी जो हैबिट्स हैं या अपनी जो थिंकिंग स्किल्स, कोपिंग स्किल्स हैं, उसमें बच्चे की तरह बने रहते हैं, जिसमें कि वो खुद अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते, अपनी बुद्धि, अपने विवेक से काम नहीं ले पाते। और जब ये फिक्सेशंस, जब ये अड़चने उनके बचपन से उनमें बनी रहें,
तो जीवन के नए नए पड़ावों पर नए नए लक्षण ये व्यक्ति दिखाता रहता है। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, डिसथाइमिया, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर, इनफैक्ट एडिक्टिव डिसऑर्डर्स भी, स्किज़ोफ्रीनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, इन सभी डिसऑर्डर्स में ऐसा देखने में आता है कि एक व्यक्ति पूरी तरह से वयस्क नहीं बन पाता। चाइल्डहुड में ही उसकी कुछ डेवलपमेंटल नीड्स होती हैं जिसके लिए वो फिक्सेट हो जाता है, मतलब अटक जाता है, और इस वजह से वो बड़ी उम्र में इनकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट महसूस करता है और बीमार हो जाता है। क्योंकि बड़ी उम्र में 25-30 वर्ष की उम्र में उसे अपनी इमोशंस को, अपनी ज़रूरतों को खुद ही हैंडल करना सीखना है, पर उसने ये कभी सीखा नहीं क्योंकि माँ बाप बचपन में हमेशा अवेलेबल थे, माँ बाप ने कभी ये आदत डाली नहीं। इस वजह से वो बच्चा बड़ा होकर भी बच्चे जैसा कहीं ना कहीं बना रहता है और छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बहुत सेंसिटिव हो जाता है, परेशान हो जाता है और मानसिक रूप से परेशान होकर बीमारी ला सकता है। अब बात करूंगा दूसरे टाइप के एडल्ट बिहेवियर की या एडल्ट एटीट्यूड की। पहला जो मैंने बताया वो था हमारे डेवलपमेंट में होने वाली फिक्सेशन। इसके कई सारे मैनिफेस्टेशन होते हैं, आगे की वीडियोस में कभी बताऊंगा। दूसरा होता है एडल्ट एटीट्यूड, एडल्ट ईगो, एडल्ट माइंडसेट। मतलब कि हमें अपने जीवन के निर्णय लेने के लिए इंडिपेंडेंट थिंकिंग होना जरूरी है। सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड करना या सिचुएशन को पूरा एनालाइज करके जो भी उपयुक्त, जो भी जरूरी और उचित समाधान होता है उसे तलाशना, उसे ढूंढना, ये किसी भी एडल्ट पर्सन की निशानी होती है। मतलब हम अपनी आदतों, अपनी पुरानी सोच, पुराने अनुभवों के गुलाम ना रहकर सिचुएशन स्पेसिफिक थिंकिंग अपने अंदर ला पाए। जो हमारे को रीजनिंग चाहिए, जो सिचुएशन को एनालाइज करके जो एक्शन लेना है, वो आज अभी इसी सिचुएशन में क्या लेना है, इसका एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना होता है। जो व्यक्ति ऐसा कर पाता है वो एडल्ट माइंडसेट का होता है, और जो नहीं कर पाता, जो अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस का गुलाम बन जाता है, पुरानी सोच, पुरानी इमोशंस, माइंड में बैठे जो बायस होते हैं, थिंकिंग एरर्स होते हैं, उनके हिसाब से जो डिसीजन लेता है वो व्यक्ति एडल्ट नहीं कहा जाएगा, और जो इंडिपेंडेंट डिसीजन लेगा वो एडल्ट कहा जाएगा। तो प्रेजेंट के हिसाब से, वर्तमान के हिसाब से जो भी सही है, पूरी रीजनिंग का इस्तेमाल करके, पूरे अपने साउंड मेंटल स्टेट के साथ जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो एडल्ट माइंडसेट के कहे जाते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत ही प्रैक्टिकल होता है, लॉजिकल होता है, और सिचुएशन में सारे पहलुओं को एनालाइज करके मोरल ग्राउंड्स पर भी एक सही निर्णय लेता है। मतलब यह व्यक्ति जरूरी नहीं कि कुछ बुरा ही करेगा, इसकी नीयत साफ होगी और अपनी सही नीयत के हिसाब से एक मैच्योर डिसीजन लेगा। तो नीयत का साफ होना, मैच्योरिटी का होना, सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लेना, पास्ट के हिसाब से डिसीजन ना लेना, अपने किसी इमोशन या अपने किसी मेंटल बायस के हिसाब से निर्णय ना लेना, यह सब कर पाना इस एडल्ट पर्सन की क्वालिटी होती है। इसका एक सीधा सा उदाहरण हमारे को कुरुक्षेत्र में, महाभारत में मिलता है। अर्जुन जो था, जब वो कंफ्यूज्ड था कि मुझे लड़ना चाहिए या नहीं, वो अपने पास्ट के उन रिश्तों, उन इमोशंस के जकड़ में आ जाता है और वो सोचता है कि मुझे ये डिसीजन नहीं लेना लड़ने के लिए। पर कृष्ण जो कि एडल्ट माइंडसेट के हैं, वो उसे सिचुएशन की गंभीरता और उसकी जरूरत को एहसास दिलाते हैं और उसे बताते हैं कि उसके लिए लड़ना क्यों जरूरी है। तो अपने पास्ट को जब छोड़कर अर्जुन फिर से डिसाइड करता है लड़ने के लिए, तो वो एडल्ट हो जाता है। और जब वो डरता है, जब वो पीछे खींचने की कोशिश करता है खुद को, तो वो एक चाइल्ड मेंटालिटी के गर्त में फंस जाता है। तो ये एक फर्क जो हमारी मेंटालिटी में होते हैं, ये हमें समझने जरूरी है। दुर्योधन जो था वो एक चाइल्ड मेंटालिटी का शिकार था। ग्रीड था उसके अंदर, कंपटीशन था, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था, स्वार्थ था उसके अंदर। वो पूरा एडल्ट माइंडसेट से नहीं चल रहा था, बहुत से उसने गलत काम किए। पर कृष्ण जो थे वो हमेशा सिचुएशन के हिसाब से निर्णय लेते थे। अगर युद्ध के मैदान में कुछ गलत भी करना होता था तो उसके पीछे भी उनका पूरा एक साउंड रीजन, एक बिल्कुल सही कारण होता था। तो इस तरह से अगर हम देखें कि कुरुक्षेत्र जैसे युद्ध को भी एक एडल्ट माइंडसेट के साथ अगर अप्रोच किया जाता है, तो वहां एक सही कारण तलाश लिया जाता है। और कहने को जो हिंसा लगती है, वायलेंस लगती है, पर अगर धर्म के लिए की जाती है तो वो भी जायज ठहराई जा सकती है। क्यों? क्योंकि वो सिचुएशन के हिसाब से लिया गया डिसीजन है, वो केवल अपनी भावनाओं की वजह से कोई प्रतिस्पर्धा में की गई लड़ाई नहीं है। तो दुर्योधन या कौरवों के लिए जो चाइल्ड मेंटालिटी थी, वो पांडवों के लिए एक एडल्ट मेंटालिटी थी। इस हिसाब से अगर हम अपने मेंटल हेल्थ के इश्यूज को भी समझकर उनको जब सॉल्व करते हैं
और जब हम एडल्ट माइंडसेट अपनाने की कोशिश करते हैं और अपने को एक एडल्ट बनाने में प्रयासरत हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम भी अपने माइंड के उन कलेशों, उन नेगेटिविटी से बाहर आने के निर्णय लेते हैं, जिससे कि हम वयस्क होने के साथ साथ मानसिक रूप से स्वस्थ होते जाते हैं। तो यह भी एक तरीका होता है मेंटल हेल्थ के बारे में सोचने का। तो दोनों तरह से एडल्ट बनाया जा सकता है, बचपन की फिक्सेशंस को हटाकर, जिसमें बहुत सारे डिसऑर्डर्स देखने में आते हैं कि फिक्सेशन की वजह से हुए, तो वहीं सिचुएशन स्पेसिफिक डिसीजन लेकर भी हम जब एडल्ट माइंडसेट अपनाते हैं तो मेंटल डिसऑर्डर को दूर करने में एक हेल्दी एफर्ट्स लेते हैं, प्रैक्टिकल हो जाते हैं, माइंडफुल बन जाते हैं, भावनाओं में बहकर नहीं जबकि सोच समझकर निर्णय लेते हैं और जो मोरली बिल्कुल सही होते हैं। ऐसा व्यक्तित्व बनाने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है।